Hello dear students, today we are going to discuss about the चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को समझने के लिए आज एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल मैंने दिखा रखा है ऑलरेडी पहले से, हॉट एयर बैलेंस, ठीक है ना। हो सकता है आपने कभी टीवी में भी देखा हो, कभी आगे एक्सपीरियंस भी ले लो हॉट एयर बैलेंस के अंदर बैठने का। तो इसमें होता क्या है, एक गैस फिल की गई है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, हीलियम गैस फिल करते हैं यहाँ पे ताकि नॉन रिएक्टिव है, और पीछे से यहाँ सिलेंडर ऐड किया जाता है ताकि एयर को हम हीट कर सकें, गर्म कर सकें। तो धीरे धीरे जहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो एयर है उस एयर के बीच में जो डेंसिटी है उन एयर मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाती है। इसी वजह से जो सराउंडिंग एयर है हमारे पास इस एनवायरनमेंट में, उस सराउंडिंग एयर में जो डेंसिटी होगी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी बजाय किसके, इस हॉट एयर बैलेंस के। तो जो डेंसिटी कम होने से ये जो एयर है धीरे धीरे लाइट हो गई वेट के अंदर और बैलून को ऊपर की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि पूरा सर्किल ही ऊपर जाएगा, यानी पूरा बैलून ही ऊपर जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे होते हैं वो चार्ल्स लॉ की पढ़ेंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाड़ियों के टायर, नॉर्मली पुराना टायर का एग्जाम्पल ले लें। पुराना टायर है, अगर हमने वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा फिल किया हुआ है तो जब गाड़ी रनिंग होगी, गाड़ी दौड़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा और टायर जो है वो गर्म होगा, यानी टायर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा धीरे धीरे। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से टायर का गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। अगर टायर पुराना हुआ तो ऑब्वियसली सी बात है टायर फटने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशंस हैं चार्ल्स लॉ की। देखिए चार्ल्स लॉ ने बताया जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का, ठीक है, और जब टेम्परेचर को कम कर दिया गया तो भी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है गैस का। इसका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट गैस पे बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा जब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। ये कब होगा, ये पर डिग्री सेल्सियस पे होगा। भाई आपने 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ाया है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस घटाया है तो भी उसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम कम होगा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए चार्ल्स लॉ इक्वेशन क्या बात बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज 1/273 ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीजेज और डिक्रीजेज दोनों वर्ड हम काम में लेंगे। सो इक्वेशंस को शुरू करते हैं। ये काम होगा आपका जब कांस्टेंट क्या हो, प्रेशर Vt इज इक्वल टू V0 प्लस V0 डिवाइडेड बाई 273 मल्टीप्लाई बाई T। तो हमने एक इक्वेशन बना ली 1 डिवाइडेड बाई 273, ठीक है। हम टेम्परेचर केल्विन के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से। थोड़ा सा इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, V0 प्लस, इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, V0 प्लस हो गया अपने पास, कॉमन ही ले लेते हैं, V0 कॉमन अगर मैं ले लूँ इसमें तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273 और सोल्व कर लेते हैं इसको। Vt इज इक्वल टू 273, बाहर हमने V0 निकाल दिया, प्लस T डिवाइडेड बाई 273। हमारे पास एक इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है। जिस इक्वेशन में अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो एक छोटी सी इक्वेशंस के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट्स इस तरह के मिलते हैं, यानी इक्वेशंस चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगी ये, जिसमें देखिए टेम्परेचर है और 273 भी एक टेम्परेचर है। तो इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, Vt इज इक्वल टू टेम्परेचर ले लिया, ये टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 273, इसको मैं लिख देता हूँ भैया T 273 इंटू V0। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर हो गया, V0 इनिशियल वॉल्यूम कांस्टेंट है और 273 टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम जो कांस्टेंट बात कर रहे हैं, V0 भी हमारे पास क्या हो गया, एक इनिशियल वॉल्यूम कांस्टेंट और 273 तो टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट है अपने पास। तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या, V वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। तो एक एप्लीकेशंस के लिए हमें एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। उस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस यानी कि मास ऑफ द गैस is directly proportional to the temperature at constant pressure, that is known as
चार्ल्स लॉ, और इसी बात को हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। यानी सीधा अगर चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन लें तो हम यह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस यानी कि मास ऑफ द गैस हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहेंगे तो हमें इक्वेशन देनी पड़ेगी V इज टू के टी, जहाँ पे क्या हो गया के कॉन्स्टेंट, तो इसको लिखा जा सकता है VT इज टू के, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर मेरे पास वॉल्यूम V1 से V2 हो जाए, कब, जब मैं टेम्परेचर में चेंज T1 से क्या कर दूं T2 में, तो ये इक्वेशंस हमारे पास किस तरह से लिखी जाएगी फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज, ऐसा लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। ये हमारे पास फॉर न्यूमेरिकल पर्पज हो गया चार्ल्स लॉ का। अब इसमें देखिए बात कर रहे होते हैं जब V नोट क्यों लिया, देखो V नोट क्यों लिया, ये अपने पास क्या हो गया इनिशियल वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं जब T की VT की, तो इसका मतलब वॉल्यूम कब है, जब हम टेम्परेचर को इंडिकेट करेंगे तब। तो ये दो टर्म्स है बेसिकली, इसको भी मैं अलग से लिख देता हूँ। V नोट का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और VT हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हम बेसिकली इन टर्म्स को समझने के लिए यूज कर रहे होते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो किस तरह से बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इन इक्वेशंस को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा टेम्परेचर के साथ। देखिए अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, यानी कि टेम्परेचर मैंने लिया फॉर एन एग्जांपल 1 डिग्री सेल्सियस, तो इस इक्वेशन को किस तरह से लिख पाऊंगा मैं, आ जाएगा VT इज इक्वल टू V नोट प्लस V नोट मल्टीप्लाई बाई T, और T कितना माना हमने 1 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। मैं अगर 10 डिग्री ले लूँ फॉर एन एग्जांपल, मैंने अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया तो क्या लिखा जा सकता है VT मतलब डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस पे V नोट प्लस V नोट मल्टीप्लाई बाई 10 डिग्री सेल्सियस 273। अगर मैं -1 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, भाई किसी भी तरह से लिख लो, एक बार आपको समझ में आना चाहिए। तो उसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V नोट, देखिए मैं -1 करूंगा तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, माइनस V नोट डिवाइडेड बाई 273, यानी कि आपने 1 को मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे, और 1 भी कैसा आपका माइनस में, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस हो गया माइनस का। लेकिन अगर मैं -273, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो मेरे पास VT की इक्वेशन क्या हो गई, V नोट माइनस 273 हो गया अपने पास V नोट डिवाइडेड बाई 273, यानी फाइनल हमारे पास एक इक्वेशन हमने बना ली फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा इसकी बात कर रहे होते हैं, यानी कि 273 तो हमारे पास क्या बच गया भाई, कुछ भी नहीं बचा, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे क्या बोलोगे इसको एब्सोल्यूट 0। अब इस एब्सोल्यूट 0 को और समझ लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अगर मैंने टेम्परेचर -273, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना मैंने किसकी बात कर रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस की, तो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब हम जब गैस की बात कर रहे हैं इसका मतलब गैसेस फेज की बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर को कम कर दिया गया यानी नेगेटिव के अंदर लेके गए तो गैसों का लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है, और वहाँ पर मतलब 273 पे तो लगभग मोस्टली गैसें ही क्या हो जाती है, -273 पे तो मोस्टली गैसें ही क्या हो जाती है आपकी, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वहाँ माना जाता है एब्सोल्यूट 0, उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट 0। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए इसका। एब्सोल्यूट 0 के लिए देखिए ग्राफ किस तरह का बनेगा, हम कुछ इस तरह का ग्राफ बना लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री सेल्सियस है। मैंने टेम्परेचर को ले लिया भैया, डिग्री सेल्सियस में लिया, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि गलती हमारे दिमाग में होती है कि भैया केल्विन में लें। केल्विन है अपने पास, केल्विन से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ को देखेंगे डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में, -100 डिग्री, -200 डिग्री, माइनस चलो 273 ले लेता हूँ, 300 मान लें, 273 पे बात करें तो 273 पर हमारा जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का ऑब्टेन होगा, और उसके बाद डार्क लाइन हम शो करेंगे भैया। ये इसका मतलब है कि भैया गैस
गैस फेज में, यानी जो भी गैस है, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास जो डार्क लाइन ऑब्टेन कर रही है ये सिर्फ आपको गैस को रिप्रेजेंट कर रही है कि गैस अभी तक गैसेस फेज में है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। लेकिन धीरे 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 टेम्परेचर को और डिक्रीज किया गया तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये डॉटेड लाइन से हमने जो इंडिकेट किया ना, ये -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कंप्लीटली 0, एब्सोल्यूट 0 माना गया। मतलब इस टेम्परेचर तक तो आते आते गैस आपकी 100% लिक्विफाई हो जाती है, इसलिए इसको एक हाइपोथेटिकली एब्सोल्यूट 0 माना जाता है बेसिकली। नेक्स्ट ग्राफ अगर देखें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो देखिए कुछ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, एक तरह से आपको कुछ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होंगी। मैंने कहा अभी फर्स्ट ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है, तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, डॉट लाइन के साथ इसलिए दिखा रहे होते हैं कि डॉट लाइन का मतलब होता है कि यहाँ लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है गैस का। तो इसका मतलब लगभग टेम्परेचर ये क्या है, 273 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है हमारे पास, ये गैसियस फेज को इंडिकेट कर रहा होता है। यानी कि हम जब टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो गैसों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता चला गया और एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे हम 273 पे बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 माना जाएगा। लेकिन देखिए छोटा सा एप्लीकेशन के लिए बात पढ़ रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ठीक है ना, प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं वॉल्यूम को हमने एक्सपेंड कर दिया, वॉल्यूम को एक्सपेंड कब किया, जब हमने टेम्परेचर को इंडिकेट किया। मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक डेंसिटी कम हो जाती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी कम हो गई, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में जो मॉलिक्यूल रहना चाहते हैं वो मॉलिक्यूल्स अब वहाँ रुकेंगे नहीं भैया, स्प्लिट होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यही कारण है कि डेंसिटी कम हो जाती है। जो बैलून मैंने दिखाया था, तो डेंसिटी कम होने की वजह से जो एयर है, जैसे हीलियम गैस बढ़ते हैं क्योंकि नॉन रिएक्टिव होती है, तो वो जो नॉन रिएक्टिव गैस है वो डेंसिटी कम होने की वजह से ही एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में जाती है, क्योंकि बाहर जो गैस होगी उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसी वजह से हॉट एयर बैलून्स, यानी कि बैलून्स ईजिली उड़ जाते हैं हवा के अंदर और आराम से घूम सकते हो। तो ये आपका बेसिकली चार्ल्स लॉ था। नेक्स्ट लॉ में फिर हम बात करेंगे लोसाक्स लॉ की, ठीक है।